पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन और उनके अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी जारी है। रविवार को यमुना नदी में डॉक्टर सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति सवाल खड़े करती है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, तब राहुल गांधी वियतनाम में नए साल का जश्न मना रहे थे। गांधी परिवार ने सिख समुदाय के प्रति हमेशा अपमानजनक व्यवहार किया है। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पूरा देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है और राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने के लिए विदेश चले गए हैं, जबकि पूरे देश में 7 दिनों का शोक है। कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने उनके जिंदा रहते हुए उनका अपमान किया और उन्हें गाली दी और वे अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। कल कोई भी उनकी अस्थियां लेने नहीं गया। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया। यह उनका असली चेहरा है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता का मतलब ही बदल दिया है। अब वो विपक्ष के नेता से बदलकर पर्यटन नेता और पार्टी के नेता हो गए हैं। ऐसे समय में जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है, राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल पड़े हैं। राहुल गांधी और पर्यटन कोई नई बात नहीं है। जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, उस वक्त भी वे पूरी रात पार्टी कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की कोई चिंता नहीं है। भाजपा की आलोचना के बाद कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पार्टी ने परिवार की निजता का सम्मान करते हुए अस्थि विसर्जन से दूरी बनाए रखी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अंतिम संस्कार के बाद परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। खेड़ा ने कहा, दाह संस्कार के समय परिवार को गोपनीयता का मौका नहीं मिल पाया था। कुछ सदस्य चिता स्थल तक भी नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में परिवार को अस्थि विसर्जन के दौरान गोपनीयता देना उचित समझा गया। यह रस्म उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन और दर्दनाक थी। इस मसले को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संघी लोग कब इस भटकाव वाली राजनीति को बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना किनारे दाह संस्कार के लिए जगह देने से इनकार किया और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वह शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी निजी यात्रा पर जाते हैं तो आपको इससे क्या परेशानी है। रविवार सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य निगमबोध घाट पहुंचे, जहां अस्थियां चुनी गई। इसके बाद मजनू का टीला गुरुद्वारा के पास यमुना नदी में सिख परंपरा के अनुसार अस्थियां विसर्जित की गई। इस दौरान उनकी पत्नी गुरु शरण कौर, 3 बेटियां उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह और अन्य करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात नई दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद देश में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी के सामने अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हाथरस कांड में 3 लड़के जो कोर्ट से बरी हो चुके हैं, उनके वकील ने राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल राहुल गांधी कुछ दिनों पहले हाथरस गए थे और उन्होंने वहां जाकर बिटिया के परिजनों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें कहा था कि हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार वाले घर में कैद है और गैंगरेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब राहुल गांधी की इसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनको मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि जब कोर्ट ने मेरे मुवक्किलों रवि, रामू व लवकुश को बरी कर दिया है और इस मामले को दुष्कर्म केस भी नहीं माना है, तो ऐसे में राहुल गांधी किसी पर उंगली उठाने वाले कौन हैं? अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा मेरे मुवक्किलों के चरित्र पर सवाल उठाया गया है।
जो कि एक अपराध है। इसलिए राहुल गांधी को मेरे तीनों मुवक्किलों को 50-50 लाख रुपए देने होंगे। मानहानि नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर राहुल गांधी तीनों पक्षकारों को 50-50 लाख रुपए की धनराशि दे। अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि राहुल गांधी ने गंदी राजनीति के तहत जानबूझकर मेरे मुवक्किलों को बदनाम किया। जब कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना, इसके बावजूद राहुल गांधी उनको दुष्कर्मी बता रहे हैं। यह अदालत की तौहीन है। 2.5 साल तक मेरे मुवक्किलों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या जैसे झूठे आरोपों के कारण जेल में रहना पड़ा और बदनामी झेलनी पड़ी। अब कोर्ट से बरी होने के बाद जब तीनों मुवक्किल समाज में फिर से मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का उन पर दोषारोपण करना पूरी तरह अनुचित है। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, स्मारक बनाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन दाह संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देरी नहीं की जा सकती। यह एक सीधा संवाद था जिसे हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति की वह दुख के दिन नहीं की जानी चाहिए थी। मैं कांग्रेस और उसके समर्थकों से कहना चाहता हूं, जो बेतुकी बातें कर रहे हैं पद पर रहते हुए, अगर किसी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की गरिमा को ठेस पहुंचाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, यह भारत की राजनीति में एक नया निम्न स्तर है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी के कारण हम यहां उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। भाजपा का मानना है कि मृत्यु में गरिमा होनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, खासकर राहुल गांधी जिन्होंने दाह संस्कार के बारे में ट्वीट किया है, वह शर्मनाक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद हमने कैबिनेट की बैठक में फैसला किया कि चूंकि वह प्रधानमंत्री थे और उनका कद बड़ा था, कैबिनेट ने कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को एक पत्र लिखा जिसमें कैबिनेट ने कहा कि हमें उनके नाम पर एक स्मारक बनाना चाहिए ताकि देश और दुनिया उन्हें उनके सकारात्मक कार्यों के लिए याद रखे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मनमोहन सिंह का जीवन, भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान एक अविस्मरणीय अध्याय है। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन को निजी क्षति बताते हुए उनके साथ बिताए समय को याद किया है। एक कुशल अर्थशास्त्री और समर्पित राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कार्यालय को विवादों और अपमानजनक घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। देश के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें राजनीतिक दबावों और व्यक्तिगत अपमान के बावजूद राष्ट्र हित के लिए काम करने की प्रेरणा दी। आज कांग्रेस पार्टी उनके योगदान का गुणगान कर रही है, जबकि वही पार्टी कई मौकों पर उन्हें अपमानित करने का कारण भी बने। इस लेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन की उन 4 प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है जब उन्होंने अपमान सहते हुए भी देश के लिए काम किया। यह बात साल 1986 की है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष। मनमोहन सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। राजीव गांधी इससे नाराज हुए और अगले दिन सार्वजनिक रूप से योजना आयोग को जोकर आयोग की संज्ञा दे डाली। यह टिप्पणी मनमोहन सिंह के लिए बेहद अपमानजनक थी। कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन दोस्तों और सहकर्मियों की समझाइश के बाद वे अपने पद पर बने रहे। आज वही कांग्रेस पार्टी उन्हें देश का महानायक बता रही है, जबकि अतीत में उसने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान ही किया। इन अपमानों की श्रृंखला बहुत लंबी है। हम चुनिंदा मामलों को सामने रख रहे हैं, जिसमें साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने आर्थिक सुधारों की दिशा में साहसी कदम उठाए और लाइसेंस राज खत्म करने जैसे अहम फैसले किए, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने इन नीतियों का जमकर विरोध किया। संसदीय दल की बैठक में मनमोहन सिंह को सांसदों की कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी। यहां तक कि पार्टी के अखबार नेशनल हेराल्ड ने भी उनकी नीतियों को मिडिल क्लास विरोधी बताया। यह मनमोहन सिंह की दृढ़ता ही थी कि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपमान का यह घूंट भी पी लिया।
साल 2004 में जब कथित तौर पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी, तब देश के लोगों को उम्मीद थी कि यह एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। मनमोहन सिंह को कई अहम फैसलों में नजरअंदाज किया गया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब के मुताबिक वे वित्त मंत्रालय खुद रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दबाव में यह मंत्रालय पी चिदम्बरम को दिया गया। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें अक्सर पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। साल 2012 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने संसद के बाहर हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है न जाने कितने सवालों की आबरू रखी शेर सुनाकर सुर्खियां बटोरी थी। वैसे आज जब सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को निजी क्षति बता रही है, तब जाने क्यों यह तस्वीर और ऐसे वो तमाम लेख सामने आ रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी के सुपर पीएम और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कठपुतली होने के बारे में लिखा होता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इन दिनों महिला सम्मान योजना को लेकर मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के इमाम भी केजरीवाल की टेंशन बढ़ा सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के लगभग 250 इमामों को पिछले 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोमवार से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अगर रविवार तक दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों की बकाया तनख्वाह का मसला न सुलझा तो सभी इमाम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल से मिलने में नाकाम रहने के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने शनिवार को कहा कि उनको बकाया तनख्वाह के लिए इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 दिन पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने भरोसा दिया था कि 3-4 दिन में दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों की 17 महीने की बकाया तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा। दिल्ली वक्फ से करीब 250 इमाम जुड़े हैं। इनको हर महीने 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों का कहना है कि 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनका कहना है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालने में दिक्कत हो रही है। आपने ऊपर मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुनकर समझ लिया होगा कि किस तरह बकाया तनख्वाह देने का वादा पूरा नहीं हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के घर जाने पर भी इमाम उनसे मिल नहीं सके। इससे पहले मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में इमामों का दल 26 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर काफी देर मुलाकात का इंतजार करता रहा था। इधर उधर दौड़ाए जाने और बकाया तनख्वाह का मसला हल न होने से ये सभी परेशान हैं। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही हार और जीत तय करते हैं। ऐसे में अगर इमामों की बकाया तनख्वाह का मसला न सुलझा तो विधानसभा चुनाव में यह आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुद्दा भी बन सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जनवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। ऐसे में इमाम कह रहे हैं कि उससे पहले बकाया तनख्वाह न मिली तो मामला फंस जाएगा और फिर उनको और लंबा इंतजार करना होगा। दिल्ली में ज्यादातर मुसलमान वोटर्स आम आदमी पार्टी को समर्थन देते आए हैं। ऐसे में अगर इन 250 इमामों को सैलरी नहीं मिलती है तो इसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। इमाम केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। वो 17 महीने से सैलरी न मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने की प्लान कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइव टीवी न्यूज के साथ धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए आवेदन दिया गया है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप जड़ा। वहीं भाजपा ने अब संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का एक एफिडेविट दिखाकर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने खुद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वोटर बताया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एफिडेविट को शेयर किया है। उन्होंने लिखा, जो आदमी अपनी पत्नी को राजनीति के दलदल में घसीटने से भी न चुके, उससे अधिक गिरा हुआ इंसान और कौन हो सकता है। यह अनीता सिंह संजय सिंह की धर्म पत्नी का एफिडेविट है, जिसमें वह कह रही है कि वह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर है। अब जो दिल्ली की वोटर ही नहीं, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। और यदि उन्होंने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती है, तो यह कानूनन अपराध है। अब संजय सिंह को तय करना चाहिए कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इसी एफिडेविट को शेयर किया है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने एक डिबेट शो में संजय सिंह को एक उदाहरण बताने को कहा था, जहां किसी पूर्वांचली का वोट बीजेपी कार्यकर्ता ने कटवाया हो। मनोज तिवारी ने कहा, अपने भाभी को ही झूठी राजनीति का शिकार बना दिया, अब उनकी बेइज्जती हो रही है तो मुझे बुरा लग रहा है। भाजपा सांसद ने लिखा, दोस्तों ये अनीता सिंह जी संजय सिंह की धर्म पत्नी का ही एफिडेविट है, जिसमें वह कह रही है कि वह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर है। अब जो दिल्ली की वोटर ही नहीं, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। और यदि उन्होंने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में ही वोट करती है, तो यह कानूनन अपराध है। अब दिल्ली को तय करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी झूठ के दलदल में कितनी गिरेगी इल्लीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बचाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर संजय सिंह की पत्नी के वोट कटवाने का मामला है, तो भाजपा ऐसे निचले स्तर की राजनीति कभी नहीं करती। जिन दो महिलाओं ने संजय सिंह की पत्नी का वोट काटने के लिए आवेदन डाला है, उनमें से एक का नाम मधु और दूसरे का नाम सुरेश देवी, और दोनों का संजय सिंह से पारिवारिक संबंध है। संजय सिंह जी बताए कि इन दोनों महिलाओं का उनसे उनकी पत्नी से क्या संबंध है। इन दोनों से इनका पारिवारिक झगड़ा है और इसलिए यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा वोट कटवा रही है। कपिल मिश्रा ने लिखा, यह है संजय सिंह की धर्म पत्नी का एफिडेविट। इसमें साफ लिखा है कि वो यूपी की वोटर है। कल संजय सिंह कुर्ता फाड़ के चिल्ला रहा था कि दिल्ली से उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। हार के डर से झूठ बोलकर रोने लगे आप ये। संजय सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पिछले दिनों मैंने राज्यसभा में पूर्वांचली भाई बहनों के वोट काटे जाने का मुद्दा उठाया था। मैंने उन लोगों के नाम भी पढ़कर भी सुनाए थे। इससे बीजेपी इतनी बौखला गई कि उसने सोचा कि पहले संजय सिंह को ही सबक सिखाते हैं। उन्होंने कहा, नई दिल्ली विधानसभा सीट से मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया गया है और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ है, यानी 2 बार आवेदन दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।